स्वागत है स्वागत है आप सभी का इजी केमिस्ट्री बाय अंकित दीक्षित में। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा वीडियो है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। मैंने पहला वीडियो बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखें। वो वीडियो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएगा, या आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के सबसे पहले प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है वही प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का इसमें भी एक ही भाग होता है, वो होता है वृक्षण। आगे बात करते हैं द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है वृक्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और अंतिम भाग होता है शीर्षण। तो इसमें 6 भाग होते हैं द्वितीयक जनन अंग में, और एक भाग होता है प्राथमिक जनन अंग में। 1 और 6 7 भाग मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण कर देते हैं। एक बार और कंप्लीट करेंगे। प्राथमिक जनन अंग का एक भाग होता है वृक्षण। द्वितीयक जनन अंग के 6 भाग होते हैं। पहला होता है वृक्षण कोश, दूसरा होता है शुक्रवाहिनी, तीसरा होता है शुक्राशय, चौथा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, पांचवा होता है मूत्रमार्ग और छठा होता है आपका शीर्षण। इसका अंतिम भाग शीर्षण है। मादा जनन तंत्र में अंतिम भाग योनि था। अब एक एक करके इन पॉइंटों को अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे डायग्राम थ्रू। सबसे पहला वाला भाग है वो था वृक्षण। कुछ इस तरीके से नजर आता है वृक्षण। वृक्षण को एक ढका हुआ भाग होता है जो वृक्षण को ढके रहता है, वो होता है अधिवृक्षण। अधिवृक्षण वृक्षण को ढका हुआ रहता है। इसके बाद एक और भाग होता है जो वृक्षण अधिवृक्षण को ढका हुआ रहता है, जिसे अपन वृक्षण कोश कहते हैं। तो अभी अपन ने बात करी, एक होता वृक्षण, एक होता अधिवृक्षण और एक होता वृक्षण कोश। आगे बात करें तो वृक्षण कोश से एक नलिका रूपी संरचना बाहर निकलती है, वो होती शुक्रवाहिनी। एक नलिका रूपी संरचना निकल रही है वृक्षण से, वो होती शुक्रवाहिनी। थोड़ा और आगे बढ़े तो शुक्रवाहिनी के बाद ये भाग होता मूत्राशय। मूत्राशय से होती हुई शुक्रवाहिनी आगे बढ़ती है और शुक्रवाहिनी शुक्राशय में जाकर रुकती है, यानी शुक्राशय में जुड़ जाती है। तो शुक्रवाहिनी शुक्राशय में जुड़ गई। आगे बात करते हैं मूत्राशय से मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है, मूत्रवाहिनी है। और मूत्रवाहिनी का अगला वाला भाग जो होता है वो होता है शीर्षण। ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। एक बार और कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला भाग होता है वृक्षण। वृक्षण को ढका हुआ भाग होता है अधिवृक्षण। अधिवृक्षण को ढका हुआ भाग होता है वृक्षण कोश। वृक्षण कोश से एक नलिका रूपी संरचना निकली रहती है, वो होती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मूत्राशय में होती हुई शुक्राशय में मिलती है, और उसी तरीके से मूत्राशय से मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है, जो मूत्रवाहिनी शीर्षण में होती हुई मूत्र को और शुक्राणु को एक साथ त्यागने का कार्य करती है। पूरा का पूरा डायग्राम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे हिसाब से नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वाला भाग होता वृक्षण। वृक्षण की संरचना आपने देख ही ली। ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके प्रमुख 2 कार्य होते हैं। वृक्षण के भी कितने कार्य होते हैं तो अपन बोलेंगे वृक्षण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। पहला वाला जो कार्य होता है वो होता है शुक्राणु का निर्माण करना। वृक्षण मोस्टली किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये अंतरस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोन का स्त्राव भी करते हैं। जैसे आपने याद हो तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय पढ़ा था, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करते हैं, वैसे ही वृक्षण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वो भी अंतरस्रावी ग्रंथि थी, वो भी हार्मोन का स्त्राव करती थी, और ये आपके हार्मोन का स्त्राव ये भी करती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि नर के अंदर कौन सा हार्मोन का स्त्राव होता है तो अपन बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। कौन सा वाला भाग करता है तो अपन बोलेंगे वृक्षण करता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षण कोश। वृक्षण कोश वृक्षण को ढका हुआ रहता है। वृक्षण कोश वृक्षण को स्थिर रखने का कार्य करता है। वृक्षण हिले डुले नहीं, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा वृक्षण कोश करता है। वह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान उपलब्ध कराती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, शुक्राणु उसी शर्त पे बनते हैं जब उसका टेम्परेचर लो होता है। हमारे शरीर के तापमान की तुलना में वहाँ का वृक्षण का तापमान कम होना चाहिए, और ये कम तापमान उसे वृक्षण कोश प्रोवाइड कराता है। शुक्राणु तभी बनेंगे जब शरीर के तापमान से कम तापमान वृक्षण को मिले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शरीर का तापमान और अंगों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल, ये वृक्षण कोश अपन ने पढ़ा। अब पढ़ रहे शुक्रवाहिनी। जैसे अपन ने वहाँ पर पढ़ा था अंडवाहिनी। अंडवाहिनी अंडाणु को
अंडाशय से गर्भाशय तक लेके गई थी मादा के अंदर, वैसे ही यहाँ पर होगा शुक्रवाहिनी। ये वृक्षण से शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुक्राशय तक शुक्राणु किसके मार्फत पहुंचते हैं? एज ए ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर भी काम कौन कर रहा है? शुक्रवाहिनी। शुक्राशय से शुक्राणु वृक्षण से बनने वाले शुक्राणु को शुक्राशय तक कौन लेके जाता है? तो अपन बोलेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ मिलकर एक संयुक्त नली बनाती है, अर्थात मूत्र और शुक्राणु दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों कॉमन पाथ में काम करती है। ये चीज़ बहुत इजी, ध्यान रखिएगा। यानी मूत्र का और शुक्राशय शुक्राणु दोनों एक साथ प्रवाहित होते हैं, पर एक समय पर एक। जब मूत्र प्रवाहित होता है शुक्राणु नहीं आएंगे, जब शुक्राणु होंगे तब मूत्र नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में पढ़ना। शुक्रवाहिनी शुक्राशय को संग्रहित करने के लिए एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, वो शुक्राशय कहलाती है। बिल्कुल सही। जो शुक्राणु वृक्षण से आएंगे उन शुक्राणु को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और जहाँ ये इकट्ठा होते हैं वो शुक्राशय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्राशय, इसमें एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो शुक्राशय को गति व ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुक्राशय में जो शुक्राणु आते हैं उन शुक्राणु का जीवित होना और गति मय होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन प्रदान करता है? ये शुक्राशय में एक तरल पदार्थ बनता है। वो तरल पदार्थ इसको एनर्जी भी देता है शुक्राणु को, प्लस उनको गति भी प्रदान कराता है, जिससे वो आगे जाके अंडाणु से मिल सके। आगे अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, यह एक बाहरी स्त्रावित ग्रंथि। जैसे हमने अभी दो आंतरिक ग्रंथियाँ तो पढ़ ली, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ दो तो पढ़ ली। एक मादा के अंदर अंडाशय और एक नर के अंदर वृक्षण। ये दो ग्रंथियाँ ऐसी हैं जिन ग्रंथियों की वजह से हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ये आंतरिक पाई जाती है, इसलिए अंतःस्त्रावी ग्रंथि। एक होती बाहरी स्त्रावी ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है? बाहरी स्त्रावी ग्रंथि है, जो शुक्राशय में बनने वाले तरल पदार्थ के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। शुक्राशय में अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, गति और ऊर्जा देता है शुक्राणु को। कौन देता है? शुक्राशय में बनने वाला तरल पदार्थ। तो ये शुक्राशय में बनने वाला तरल पदार्थ किससे बनता है? तो अपन बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है। किससे बनता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है। इसी की वजह से शुक्राणु को गति मिलती है। तो बहुत इजी, शुक्राशय की प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से शुक्राणु को गति प्रदान होती है। यानी गति जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से मिलती है। मूत्रमार्ग और वाहिनी। मूत्रमार्ग में ये होता है, ये एक पेशी नलिका होती है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी में मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। बहुत ईजी है। मूत्र और शुक्राणु दोनों एक साथ, वीर्य मूत्र, ये दोनों एक साथ एक कॉमन पाथ में आगे की तरफ बहते हैं। बोलने का मतलब एक टाइम या तो मूत्र बहेगा या फिर शुक्राणु बहेंगे, वीर्य होगा, पर दोनों एक ही रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से मूत्र शुक्राणु आदि बाहर निकलते हैं। यानी इसी मार्ग से मूत्र भी बाहर निकलता है और इसी मार्ग से शुक्राणु भी बाहर, मतलब कॉमन पाथ है। एक टाइम पे मूत्र निकलेगा या एक टाइम पे शुक्राणु निकलेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं शीशन। सबसे इम्पोर्टेंट भाग शीशन वो भाग होता है जो अति महत्वपूर्ण भाग है नर जनन तंत्र का। ध्यान से समझिएगा क्यों अति महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यही वो भाग है जो मादा के अंदर प्रवेश करके शुक्राणु को मादा के अंदर छोड़ता है। तो मादा ये एक बेलनाकार भाग होता है, वृक्षण कोश के मध्य में लटकता रहता है। वृक्षण कोश के मध्य में लटकता रहता है, बिल्कुल सही बात है। ये सामान्य अवस्था में छोटा और शिथिल होता है, छोटा आकार में हो जाता है सामान्य अवस्था में और शिथिल होता है। यह मूत्र विसर्जन के भी काम में आता है। यह मैथुन के समय बड़ा होकर वीर्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है तो ये अपने आकार को बड़ा कर लेता है और मादा जनन के अंदर प्रवेश करता है और शुक्राणु को कहाँ पर त्यागता है? मादा जनन तंत्र के अंदर त्यागता है, योनि के रास्ते अंदर जाता है और गर्भाशय में शुक्राणु को त्यागता है। वहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर निषेचित होते हैं और निषेचित होने की वजह से आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यह अति महत्वपूर्ण भाग है नरजनन तंत्र का। अब मैं रास्ता बता देता हूँ आपको किस तरीके से वर्क होता है। वृक्षण से शुक्राणु बनते हैं, वृक्षण कोश में जाते हैं, शुक्रवाहिनी में जाते हैं, वहाँ से शुक्राशय में जाते हैं, शुक्राशय से मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से शीशन में और शीशन से
योनि मादा जनन अंग में, यानी मादा जो होती है उसके योनि वाले भाग में प्रवेश करते हैं, वहाँ निषेचन होता है और निषेचन होने से भ्रूण का निर्माण होता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रजनन की अवस्था भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, नर से शुक्राणु आते हैं तो शुक्र जनन कहलाता है। नर से शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्र जनन कहला रहा है। वो पूरी प्रक्रिया नर जनन तंत्र जो अपन ने पूरी प्रक्रिया बड़ी, वो शुक्र जनन। आगे की बात करते हैं, मादा से अंडाणु आते हैं, वो अंड जनन। गर्भाशय तक अंडाणु आ गए, वो अंड जनन कहलाता है। शुक्राणु शीशन के थ्रू योनि में प्रवेश कर गए, ये पूरी प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और अंडाशय से अंडवाहिनी में होते हुए गर्भाशय तक पहुंच गए, वो अंड जनन कहलाता है। यानी एक तरफ शुक्र जनन, एक तरफ अंड जनन। ये दोनों जहाँ मिलते हैं, निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गर्भाशय में मिलते हैं, मादा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु, सेलेक्टेड अंडाणु और सेलेक्टेड शुक्राणु, वो खुद चयन करते हैं कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से मिलेगा, कौन सा अंडाणु किस शुक्राणु। लाखों करोड़ों की संख्या होती है, आपस में कंपटीशन होता है, उसमें जो जीता वो आपस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद युग्मनज का निर्माण करेगा। आगे की बात करें, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से कोरक बनता है। कैसे होता है? युग्मनज से 8 कोशिकी सेल बनती है, कोशिका बनती है। ये ब्रास्टुला में बदलती है और ब्रास्टुला गैस्टुला में बदलती है और एक कोरक का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण रोपण होने के बाद में उसमें भ्रूणी विकास होता है। वह एक बच्चे का जन्म होता है, एक नवजात शिशु का भ्रूणी विकास। भ्रूण रोपण मतलब कोरक बनना, मतलब भ्रूण रोपण हो गया। अब उसमें भ्रूणी विकास होगा। भ्रूणी विकास का मतलब है क्रमबद्ध विकास होगा। जो अपन बोलते हैं ना 9 महीना, वो 9 महीना यही विकास होता है जिसमें भ्रूण एक नवजात शिशु में कन्वर्ट होता है। कुछ इस तरीके से पहले रोपण हुआ, फिर परिवर्धन हुआ और लास्ट में प्रसव। इसमें लगभग 36 से 38 सप्ताह का टाइम लगता है। अगर यूँ कैलकुलेट करें तो लगभग 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है। वो भ्रूण विकसित होकर एक नवजात शिशु में कन्वर्ट होता है और प्रसव द्वारा नवजात शिशु का जन्म होता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, ये प्रोसेस होता है नर मादा जनन तंत्र आपस में मिलकर प्रजनन करते हैं और प्रजनन से नवजात शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बिल्कुल बताइएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। अगला वीडियो जो बनेगा वो वीडियो बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के ऊपर। निश्चित रूप से वो वीडियो भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको देगा जिससे आप अच्छी से अच्छी बातें सीख सकें और पॉइंटरों को अच्छे से माइंड में याद कर सकें और एग्ज़ाम में उन्हें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।